हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ उत्तराखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि रिलेटेड होगा पंवार डायनेस्टी, पंवार वंश से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके न केवल लेक्चरर एग्जाम बल्कि उत्तराखंड के सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी लोग उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी करते हैं उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को हम पूरे जो है परमार डायनेस्टी के बारे में आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको उत्तराखंड जो लेक्चरर है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके अंदर जो है वो हमने चंद वंश जो है डिस्कस किया था। आज जो है हम दोस्तों पंवार डायनेस्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पंवार वंश है, आप सब जानते हैं, इन्होंने गढ़वाल में 881वीं जो ईस्वी है और उससे लेकर और 1949 जब तक भारत देश आज़ाद हुआ तब तक जो है राज किया था। तो इसलिए जो है ये काफ़ी बड़ा जो है इनका शासन चला, लगभग 1200-1300 साल, 2000-1000 साल से ऊपर। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गढ़वाल के इतिहास के लिहाज से। तो शुरू करते हैं हम इसका सेशन। तो हम आप सब जानते हैं कि जो 9वीं शताब्दी है उसमें जो गढ़वाल है वो छोटे छोटे जो 52 जो जो राज्य हैं उनमें अपने आप को मतलब वो उस टाइम पे विभक्त था, कत्यूरी साम्राज्य के समय। तो उस टाइम पर उन जो राजाओं को क्या कहा जाता था? ठकुरी राजा कहा जाता, ठकुरी। तो ये ठकुरी जो राजा थे ये क्या होते थे? ये छोटे छोटे एक तरह से राजा थे। और यहाँ पर जो है इन इन प्रत्येक जो ठकुरियों के अंदर जो है एक एक प्रकार के सामंतों की नियुक्ति की गई थी, जो कि सबसे बड़ा जो है किसान जो उस ठकुरी का होता था वही वहाँ का सामंत नियुक्त होता था। लेकिन जैसे ही कत्यूरी जो साम्राज्य हो उसका पतन हुआ तो उसके बाद जो है ये जो ठकुरी थे, ये 52 ठकुरी जो गढ़वाल के अंदर थे, इन्होंने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। और इस तरीके से जो पूरा गढ़वाल है वो 52 जो है छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित हो गया, यानी कि छोटे छोटे किलों में विभाजित हो गया। और उन्हीं जो गढ़ों के राजा हैं उनको 52 गढ़ों के राजा कहा जाता है। ठीक, इन 52 गढ़ों में जो है फ्रेंड्स सबसे जो शक्तिशाली गढ़ होता वो था चांदपुर गढ़, आप सब जानते हैं। और इस चांदपुर गढ़ का जो राजा था वो था भानु प्रताप। तो इस भानु प्रताप ने ही जो है वो पंवार वंश की जो है इसके समय से जो है पंवार वंश की नींव पड़ी। उसके समय पे कैसे नींव पड़ी अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनकपाल। अब ये कनकपाल था कौन? कनकपाल जो है वो पंवार वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। और इसकी जो पुष्टि होती है वो सुदर्शन शाह द्वारा जो रचित सभासार नामक जो ग्रंथ है उससे होती है। तो उन्होंने उस ग्रंथ के अंदर उल्लेख किया है इनका, कनकपाल जी का। तो कनकपाल कौन था? भानु प्रताप ने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह कनकपाल से किया और यही कनकपाल जो है वो पंवार वंश की जो है नींव को डालता है। तो जो हुआ क्या कि जो भानु प्रताप जो कनकपाल था वो गुजरात से आया था और एक प्रकार का सामंत था वहाँ का, यहाँ पर वो तीर्थ यात्रा के लिए आया था। लेकिन जब वो भानु प्रताप से मिला तो भानु प्रताप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने क्या किया? अपनी पुत्री का जो विवाह वो कनकपाल से कर दिया और इसके बाद से उसे अपना उत्तराधिकारी एक प्रकार से घोषित कर दिया। तो उसने यहाँ पर जो है क्या किया? पंवार वंश या परमार वंश जो भी कह लिए उसकी नींव डाली थी। ठीक है। और जो है वो गढ़ वंश जो है उसकी जो कानपुर है उसमें जो गढ़ भी है, सॉरी, जो चांदपुर गढ़ है उसकी स्थापना भी कनकपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि जो कनकपाल है वो जब यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है तो उसने क्या किया? सबसे पहले कोशिश की कि वो 52 गढ़ों को जीते। लेकिन वो 52 गढ़ों को जीत नहीं पाता है, बल्कि वो 12 ही गढ़ जो है वो किले जीत पाता है और इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कनकपाल। अब हम नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक। तो पंवार वंश को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेनली 3 प्रकार से जो हम पंवार वंश को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। तो पहला चरण तो वो हुआ कि जब जो है कनकपाल से और लेकर आनंदपाल तक, तो इसके समय में जो है वो यहाँ तक जो है लगभग लगभग जो कनकपाल थे वो सामंती रूप में जो है काम कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसमें कि लखनपाल और आनंदपाल दोनों की जो है भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। उसके बाद फ्रेंड्स जो है दूसरा जो चरण होगा वो अजय पाल से लेकर प्रद्युमन शाह तक होगा, जहाँ तक जो है उन्होंने सर्वोच्च शक्ति को जो है वो फैलाया। और फाइनली जो है तीसरा चरण जो है वो सुदर्शन शाह के बाद और जहाँ अंग्रेजों के अंडर में जो है वो टिहरी रियासत जो है उसने काम किया। तो इस प्रकार से 3 सेशन के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका आनंद पाल। तो मैंने बताया था ना कि आनंद पाल जो है उसने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया 1191 से 1210
इसके समय में अशोक चल के द्वारा जो है हमला किया गया था। ये एक उल्लेखनीय घटना है किसके समय की, आनंद पाल के समय की। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो शक्तिशाली राजा आता है इसमें वो है 24वां राजा, वो है सोनपाल, जो कि आया 1243 से लेकर 1250 तक। तो फ्रेंड्स जो सोनपाल है उसके समय में जो पंवार वंश है उसकी राजधानी जो है वो भिलंग घाटी में स्थापित होने के साथ संकेत मिलते हैं। मतलब उस समय जो राजधानी है वो जो सोनपाल था वो चांदपुर गढ़ी से कहाँ ले आया था, भिलंग घाटी में ले आया था। माना जाता है कि भिलंग घाटी में राजधानी स्थापित करने से पहले वहां पर खस जाति को जो है वो हराया जाता है, यानी वहां पर खसों का जो है निवास था उसको जो है हराया किसने, सोनपाल ने, और वहां पर भिलंग घाटी के अंदर इस्टेब्लिश किया उसने इसको, मतलब जो अपना साम्राज्य था वो था इनका पंवार साम्राज्य। इसीलिए जो सोनपाल है उसको अजय पाल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है, क्योंकि अजय पाल का पूर्ववर्ती कहने का मतलब है कि अजय पाल से पहले जो है सबसे खतरनाक जो राजा अगर कोई हुआ है जिसने कि एकीकरण किया वो है सोनपाल, और जिसने भिलंग जो घाटी है उस पर राज करने वाले राजाओं को इनको सोनवंशी जो है राजा के नाम से जाना जाता था। तो ये है हमारा 24वां राजा सोनपाल। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने बताया था अगला जो इंपॉर्टेंट राजा है वो 28वां राजा है सीधा लखनपाल, 1310 से लेकर 1333 तक राज करता है। यह पहला शासक था जिसकी जो ताम्र धातु है या जो तांबे की धातुएं हैं इसके प्राप्त हुई है, और इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इसने जो है भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक था, क्योंकि जो ताम्र धातु है या अपने नाम के जो है धातुएं या सिक्के वही जारी करता था शासक, जो कि क्या हो, एक स्वतंत्र शासक हो, जो किसी के अधीन होगा उसको इस प्रकार का अधिकार नहीं होता था। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में उसको माना जा सकता है। और यह प्रथम शासक थे जिन्होंने अपनी स्वयं की जो मुद्रा भी प्रचलित की थी। मैंने बताया अभी अभी लखन देव जो है उसने चांदी का जो तिमाही और तांबे का टका जो है उस सिक्के का प्रचलन किया था। तो इस प्रकार से परमार शासकों की सिक्के ढालने की जो टकसाल है वो लक्ष्मी नगर में स्थित थी। ओके, सॉरी यहाँ पर ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर होगा, ये लक्ष्मी नगर नहीं है। टकसाल जो सिक्के ढालने की टकसाल थी परमारों की, जहाँ पर वो सिक्के बनते थे, वो श्रीनगर के अंदर स्थित थी। फिर जो 29वां राजा है फ्रेंड्स वो है अनंत पाल, जो है 1333 से 1345 तक जो इसने राज किया। और इसकी जो जानकारी है वो किससे, धारसिल जो शिलालेख है या धारसिल अभिलेख कहिए, शिलालेख कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास राजा आता है सीधा 34वां राजा, वो है जगत पाल। जगत पाल ने 1444 से 1465 तक राज किया। तो इस 1455 में जो है देवप्रयाग के रघुनाथ जो मंदिर है, देवप्रयाग में एक मंदिर है जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर, वहां पर जो ताम्र अभिलेख है उसको दान में इसने किया। और इसमें जो है जगत पाल के लिए जो है वो रजवार जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, रजवार शब्द का प्रयोग किसके लिए, जगत पाल के लिए। इस ताम्र पत्र में गढ़वाली भाषा में पहला लिखित साक्ष्य मिला है, यानी कि गढ़वाली भाषा में लिखा गया पहला जो लिखित साक्ष्य है वो किसमें मिला है, इसी ताम्र पत्र में मिला है, जो कि कहाँ से मिला है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। ओके, राजा जो जगतपाल है उसके ताम्रपत्र में गढ़वाली भाषा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है, और वो कहाँ से मिला है, रघुनाथ मंदिर से। तो अभी हमने वही डिस्कस किया। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि 34वें राजा जगतपाल तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम अब सबसे इंपॉर्टेंट राजा आने वाला है वो है अजय पाल। इसके बारे में आपको हर एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, क्योंकि जो है ये जिसने कि सबसे पहले जो 52 गढ़ है उनका जो है एकीकरण किया, तो वही ये राजा है। इसीलिए इनका जो है इनके बारे में जो भी चीज़ें आएगी उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अजय पाल सेकेंड, आनंद पाल सेकेंड है, उसका ये पुत्र था अजय पाल, जो कि कौन सा नंबर का आता था, 37वां नंबर का राजा था। और इसने जो है गढ़वाल के 52 जो गढ़ हैं उनको जीता, या कह सकते हैं कि 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। 52 जो गढ़ है उसको जीतने के बाद जो गोरखनाथ संप्रदाय है उसका यह अन्याय बन गया। इसीलिए जो अजय पाल की तुलना जो है वो अशोक से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ, बाद में उसने बौद्ध धर्म धारण करके जो है वो भलाई के काम किए, उसी प्रकार से अजय पाल ने भी जो है पहले बहुत ज़्यादा मारकाट की, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और इस तरीके से उसकी तुलना अशोक से की जाती है। 1512 है उसमें जो है अजय पाल ने क्या किया, चांदपुर गढ़ी से राजधानी को परिवर्तित करके पहले लाया देवलगढ़, और फिर 1517 के अंदर जो है उसने देवलगढ़ से राजधानी को ले आया श्रीनगर। तो आपको ये दोनों ही डेट याद रखनी है। 1512 जिसमें कि राजधानी आई कहाँ से, चांदपुरगढ़ से, जो कि चमोली में स्थित है, वहाँ से आई राजधानी देवलगढ़, और देवलगढ़ से आई 1517 में 2 साल बाद ही कहाँ, श्रीनगर। ठीक है, जो मानवोदय काव्य है वो किसके द्वारा लिखित है, भरत कवि। उसने जो है इसमें
अपने इस काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण से, भीम से, कुबेर से और इंद्र से की है। तो ये सारे नाम जो है उन्होंने अजयपाल को दिए हैं, किसने? मानवोदय काव्य में भरत कवि ने। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल के जो राजा हैं उनकी जो कुल देवी थी वो राज राजेश्वरी थी। तो राज राजेश्वरी जो देवी थी ये इनकी कुल देवी थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अजयपाल के बारे में जानने लायक है वो है फ्रेंड्स कि जो अन्न मापने के लिए धूली पाथा होता था, एक प्रचलन तो गढ़वाल में आज भी जो है वो पाथे से, जो आप देखते हैं कि किस प्रकार से शादी ब्याह में जो रोटी बनाने के लिए आटा दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? पाथे से दिया जाता है, 2 किलो का होता है। तो ये जो पाथा होता है ये प्रचलन जो है वो अजयपाल ने करवाया था और इसको इसने क्या कहा? अजयपालो धर्म पाथा का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसने एक सरोला ब्राह्मण जो है उनकी एक टोली बनाई जिसका कार्य सेना में भोजन बनाना था, क्योंकि सेना के अंदर जो अलग प्रकार के अलग अलग जाति के लोग भर्ती थे उनको क्या होती थी, वो विद्रोह कर रहे थे कि भाई हम इसके हाथ का नहीं खाएंगे, ये नीची जाति का है या कुछ इस प्रकार से। तो इसीलिए इसने क्या किया, सरोला ब्राह्मणों को ही एक प्रकार से नियुक्त कर दिया ताकि क्या हो, सब जो है उनके हाथ का खाएं। इस प्रकार से जो है वो एक तरह से घोषणा कर दी और इस प्रकार से जो है जो असंतोष सेना में व्याप्त था उसको खत्म किया। नेक्स्ट है अजयपाल जो है उसने कीर्तिचंद से युद्ध में हारा था। तो कीर्तिचंद जो है उसने इससे युद्ध किया और उससे ये युद्ध में हार गया था और यह सिकंदर लोदी के समकालीन था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें जो अजयपाल है उसने कप्पू चौहान से युद्ध किया था। तो फ्रेंड्स ये जो कप्पू चौहान है ये कहाँ का राजा था? ये उप्पूगढ़ का राजा था, जो कि 52 गढ़ों में एक गढ़ था इंपॉर्टेंट। और ये जो है काफ़ी मतलब मजबूत राजा था। 52 गढ़ों को जीतने में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है अजयपाल को यहीं पर आई थी, जो कि कप्पू चौहान से इसने जो है युद्ध किया था। इसीलिए जो अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने जिस प्रकार यूरोप का एकीकरण किया उसने यहाँ पर इसी ने जो है पूरा एकीकरण गढ़वाल का किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो शासक है वो कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा शासक है वो है कल्याणपाल शाह। तो इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली कि अगर जो बलभद्र शाह है उससे पहले जो कल्याण शाह जो है ये जो राजा है इसी ने एकमात्र एक ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह लगाया हुआ था। ठीक है ना। तो इसको किसी ने ये उपाधि दी थी या इसने खुद लगाई इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन इसने ये ऐसा राजा है जिसने अपने नाम के आगे शाह लगाया था। हालांकि इसके बाद जब बलभद्र शाह आएगा तो उसके बाद के जितने भी राजा हैं वो सारे शाह लगाएंगे, उससे पहले अभी तक पाल ही चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, वो है विजय पाल। तो इसने इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट घटना की बात करें तो इसने दापा पर अटैक करने वाला पहला शासक है, यानी कि दापा यानी कि तिब्बत जो क्षेत्र था, लासा जो क्षेत्र था उसको दापा कहा जाता था, तो उस पर अटैक करा इसने। नेक्स्ट है हमारे पास सहजपाल। सहजपाल 1547 से लेकर 1575 तक जो है इसने शासन किया था सहजपाल ने। तो सहजपाल तो फ्रेंड्स इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो अकबर के समकालीन था, क्योंकि आप जानते हैं अकबर कब बैठा था? 1555 में जो है वो गद्दी के ऊपर बैठा था। तो अकबर के समकालीन था। इसके दरबार में जो है अकबर ने गंगा का स्रोत पता करने के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था। ठीक है। तो अकबर ने यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि अकबर के दरबार में गंगा जल जो है वो जाता था, तो इस तरीके से अकबर ने क्या किया, एक शोध दल भेजा कि जो पता करे भाई कि गंगा का स्रोत आखिर है कहाँ। इसको राजनीतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शासक कहा जाता है। तो ठीक है, तो सहजपाल के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा आता है फ्रेंड्स वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह जो है वो 1575 से 1591 के बीच इसने शासन किया। तो बलभद्र शाह के बीच में के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शाह की उपाधि है वो लोदी वंश के शासक ने जो है वो इनको दी थी, और वो जाहिर तौर पे उसके बारे में कुछ विवाद है, लेकिन होपफुली वो जो है वो दी थी किसने? बहलोल लोदी ने। तो जो बहलोल लोदी है उसने इनको शाह की उपाधि दी थी, और इसके बाद जितने भी पाल आएंगे वो पाल नहीं बल्कि शाह ही उन्होंने अपना नाम रख दिया, यानी उसके बाद वो शाह हो गए। नेक्स्ट है यह रुद्रचंद्र जो है उसके समकालीन था। कुमाऊं का जो राजा है रुद्रचंद्र उसके समकालीन था, तथा ग्वालदम का युद्ध 1581 में इसने रुद्रचंद्र के सेनापति पुरुषोत्तम पंत को मारा था। तो रुद्रचंद्र के साथ जो है एक तरह से इसकी लड़ाई हुई, और वो कब हुई? 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ, और वहां पर पुरुषोत्तम पंत जो है वो रुद्रचंद्र का जो सेनापति था वो मारा गया। इसकी जो तुलना है ये क्योंकि काफी शक्तिशाली था तो इसकी तुलना भीमसेन से की जाती है, और सर्वप्रथम जो है उसने चित्रशाला की भी नींव रखी थी। ठीक है। तो ये हमारे बलभद्र शाह 1575 से 91 तक इन्होंने राज किया था।
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट राजा आता है फ्रेंड्स वो है मानसा। मानसा 1591 से 1611 के बीच इन्होंने राज किया। मानसा जो है उसके समय में जो चंद राजा है लक्ष्मी चंद, उसके द्वारा गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया गया। तो हमने जो है जब चंद वंश जो है डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो लक्ष्मी चंद है वो बार बार क्या करता है, गढ़वाल पे ऊपर अटैक कर रहा है। तो वो किस पर अटैक कर रहा है, उस टाइम पर गढ़वाल का राजा कौन है, मानसा है। और 8वीं बार जो है उसने फाइनली जो है वो सफलता हासिल की। कैसे, उसने गढ़वाल का जो सेनापति था खतौड़वा सिंह उसको मार गिराया, और उसका वहाँ का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, गेंडा सिंह। तो इसी के बाद से जो है वो खतौड़वा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला जो पहला पंवार शासक जो है वो यही है मानसा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तिब्बत के जो इन्होंने जो शासक जो है इसने हराए थे वो काकतीय जो शासक ऐसे कुछ नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो बात इसके अंदर है वो है कि मानसा जो है उसके दरबारी कवि हैं वो भरत कवि थे। ओके, जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की। तो अभी आ गया था इससे पहले। जो भरत कवि है उसको जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखनी है कि ज्योतिक राय की उपाधि जो है वो जहांगीर ने किसको दी थी, भरत कवि को दी थी। नेक्स्ट है जीतू बगड़वार मान सिंह जो मानसा है उसके समकालीन था। जो जीतू बगड़वाल आपने सुना होगा कि जो कहानी है इस प्रकार की जीतू बगड़वाल वगैरह की, बट गढ़वाल के अंदर है पुरातन कहानियां लोक साहित्य के अंदर आती हैं। तो ये जो जो करेक्टर है ये मानसा के समय का ही है। फिर जो मानसा है उसका जो सेनापति वो उसका नाम नंदी था। फिर जो मानवोदय काव्य है वो भरत कवि द्वारा लिखित है, ये अभी हमने बात की। और यूरोपीय जो यात्री है वो विलियम फिंच जो है वो इसी के जो दरबार में इसी के काल में आया था। और फिंच द्वारा कहा गया है कि गढ़वाल का राजा जो है वो सोने की थाली में खाता है। तो इस प्रकार से जो है इसने जो विलियम फिंच है उसने इसकी काफ़ी तारीफ की थी और कहा था कि भाई गढ़वाल का राजा जो है वो सोने की थाली में खाता है, इसका मतलब काफ़ी पैसा इसके पास रहा होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि अंग्रेज यात्री विलियम फिंच किसके दरबार में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास राजा आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है श्याम शाह। 1611 से लेकर 1631 तक इसने राज किया। यहाँ जो है एक इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात याद रखने वाली है कि ये जहांगीर के समकालीन था। और श्याम शाह जो है वो पंवार वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने मुगल बादशाह से भेंट की थी। तो मुगल बादशाह से भेंट करने वाला पहला जो शासक है वो कौन है, श्याम शाह। तो ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात हो जाती है। जब ये जहांगीर से मिलने दिल्ली गया तो इसने अपने साथ क्या ले गया, हाथी ले गया, घोड़े ले गया, इस प्रकार के कुछ ना कुछ उपहार, क्योंकि जाहिर सी बात है खाली हाथ तो नहीं जाएगा, उपहार लेके ही गया था। फिर जो इसके राजगुरु हैं वो हैं शंकरदेव। वास्तु शिरोमणि जो है उसकी जो रचना की थी वो शंकरदेव ने की थी। तो इनके जो राजगुरु हैं वो शंकरदेव हैं, इनका नाम है आपको याद रखना है। जो श्याम शाह है उसको गढ़वाल का है तुगलक कहा जाता है, घमंडी राजा कहा जाता है, बिलासी राजा कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जो डिसीजन के लिए किसी की नहीं सुनता था, ये अपने ही फैसले चलाता था। ठीक है ना। एक तरह से ये काफ़ी निरंकुश शासक जो है वो था, इस वजह से इसको इस प्रकार के नामों से बुलाया जाता है श्याम शाह को। जो पादरी एंटोनियो दे आंडो है वो इसी के दरबार में आया था। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। महिपति जो शाह है उसके द्वारा श्याम शाह के समय जो है वो केशव राय मठ की स्थापना की गई थी। तो केशव राय मठ जो आपको पता है कि कहाँ है, श्रीनगर के अंदर है। तो उसकी जो स्थापना वो महिपति शाह के द्वारा ही श्याम शाह के समय की गई थी। यानी कि हालांकि राजा जो है वो यहाँ पर श्याम शाह ही है, लेकिन जो स्थापना कर रहा है वो महिपति शाह कर रहा है। ओके, तो महिपति शाह अब इसके बाद आएगा। इसके समय में जो है वो सती प्रथा का जो है प्रचलन हुआ। इसके मरने के बाद इसकी 60 रानियां जो है वो सती हुई और यह निसंतान था। तो इसकी 60 रानियां सती हुई, इसका मतलब जो सती प्रथा वो चरम पर थी। इसके दाह संस्कार में पादरी अंटोनियो दे आंद्रो का छोटा भाई जो है वो पादरी अजेनेदो जो है उपस्थित था। तो उसी ने जो है इस प्रकार का वर्णन किया था कि इसकी जो है 60 रानियां शहीद हुई हैं। समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा है फ्रेंड्स, वो है महिपति शाह। 1631 से 1635 के बीच में साम्राज्य जो है स्थापित किया, राज किया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं थी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें याद रखें कि इसके समय में जो भोट साम्राज्य है उसका जो है आक्रमण हुआ। और नीति और माणा जो क्षेत्र है फ्रेंड्स उसमें जो है लगातार आक्रमण हुए। जो आक्रमण है वो ल्हासा और दापा जो है उनकी जो संयुक्त सेनाएं उन्होंने इन पर लगातार जो है आक्रमण किए। लेकिन फाइनली जो महिपति शाह था उसने जो है वो उसकी सेना ने जो है इनको हराया।
दापा की सेना को किसके नेतृत्व में, इसके जो सेनापति थे लोधी रिखोला हो गए, माधो सिंह भंडारी, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है, और बनवारी दास, ये 3 इनके खतरनाक सेनापति थे। इनके नेतृत्व में इन्होंने भोट जो सेना उसको हराया था। तो जो माधो सिंह भंडारी है उनको गौरव भंजक की उपाधि भी दी जाती है ना। आप जानते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था पानी निकालने के लिए मलेथा में, तो इसलिए इनको गौरव भंजक की उपाधि दी जाती है। और जो लोधी रिखोला है उसका नाम है गढ़वाल का रखवाला। ओके, तो ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। जो मलेथा की गोल नहर का निर्माण, मैंने अभी बताया कि मलेथा में जो निर्माण हुआ है एक लहर का, उसके जो निर्माण है वो माधो सिंह ने करवाया था। अब उसके लिए अपने पुत्र की जो इसने बलि दी थी। ओके, उसके अलावा जो है इसने रोटी सूची जो है वो प्रथा की जो है एक शुरुआत की थी। यानी कि सेना के अंदर जो रोटी बांटने वाला जो कोई भी होगा उसको माना जाएगा कि वो क्या है, पवित्र ही है, रोटी कोई भी बांट सकता है, भात केवल सरोला ब्राह्मण बांटेंगे। तो वो इस प्रकार की प्रथा थी। नेक्स्ट है महीपति जो शाह है उसको गर्व भंजक की उपाधि दी गई, तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। फिर जो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आता है वो मौलाराम जो है उन्होंने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मौलाराम ने महीपति शाह को क्या कहा था, तो महाप्रचंड भुजदंड। जो मुगल लेखक है उन्होंने इसको एक अक्खड़ राजा कहा था। नागा जो साधु हैं इसने इनकी हत्या करवाई थी, और इसलिए जो है ये इसको काफ़ी क्या हो गया, एक तरह से बाद में जो है इसको काफ़ी पश्चाताप हुआ क्योंकि इसने नागा साधुओं की हत्या कराई। उसके अलावा इसने कई प्रकार के जो है इस प्रकार के निर्दोष लोगों की हत्या करवाई थी, गला कटवाए थे कई लोगों के। इस कारण से ये अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए क्या किया, ये लास्ट में कुमाऊं का जो राजा था उसके साथ इसने एक प्रकार का मैत्रीपूर्ण युद्ध लड़ा, और उसमें इसने बोला कि मुझे फाइनली भाई मार दो, इस तरीके से मैं क्या हूँगा, मुझे एक वीर की मृत्यु प्राप्त होगी। तो एक मैत्रीपूर्ण युद्ध इसने कुमाऊं के राजा से लड़ा था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास रानी कर्णावती। तो 1635 से 1640, क्योंकि जो ये कौन थी जो इस राजा बना था इसके बाद, वो है पृथ्वीपति शाह। तो ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ठीक है ना। महीपति शाह जो अभी हमने डिस्कस किया उनकी ये पत्नी थी, और उनकी मृत्यु के बाद जो है वो चूंकि पृथ्वी तो बहुत छोटा था, तो इसलिए उनकी एक तरह से केयर टेकर के रूप में जो है काम किया रानी कर्णावती ने। रानी जो कर्णावती थी उसने क्या किया, देहरादून में जो है जब मुगल सेनापति नवाजत खान ने जो है वो अटैक किया, तो उसने अपनी कूटनीतिक चाल से जो है इनको हरा दिया मुगल सेना को, और इस तरीके से मुगल जो सैनिक थे उनके नाक और कान कटवा दिए। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नाक कटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो रानी कर्णावती को जाना जाता है, क्योंकि इसने नाक और कान कटवा दिए थे। तो आप लोगों को ये पता ही होगा। जो इनकी तुलना है वो रानी दुर्गावती से भी की जाती है, ठीक है। और देहरादून के अंदर जो है वो करणपुर, राजपुर नगर, नवादा, ये जो राजधानी, ये जो जगह हैं ये सारी कर्णावती के द्वारा ही बसाई गई हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो है फाइनली पृथ्वी आ गया। पृथ्वी जो है वो बड़ा हो गया। 1640 के से 1664 के बीच में इसने राज किया। 1640 में जो है फाइनली जो है पृथ्वी शाह तथा जो सिरमौर का जो राजा था उसके बीच जो है वहाँ हटकोली की जो है संधि होती है, जिससे कि देहरादून का जो क्षेत्र है वो पृथ्वीपति शाह को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनके बीच में जो है सिरमौर का राजा, सिरमौर जो हिमाचल से सटा हुआ जो जौनसार बावर वाला क्षेत्र है वो सिरमौर का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि यहीं से जो है वो गढ़वाली जो चित्रकला है उसकी शुरुआत मानी जाती है। जो पृथ्वीपति शाह है उसने अपने मुगल दरबार में सुलेमान सिको को जो है शरण दी थी। सुलेमान सिको कौन था, ये दारा सिको का पुत्र था, ठीक है ना। सॉरी ये हाँ, दारा सिको जो है उसका पुत्र था, ठीक है। तो दारा सिको का जो पुत्र था वो 1658 में जो औरंगजेब के डर से दिल्ली से भाग गया, तो भागकर जो उससे गढ़वाल पहुंचा और उसने शरण मांगी पृथ्वीपति शाह से, और पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दे दी, ठीक है। फिर जो इसने जो है मेदिनी शाह को क्या किया, देश निकाला दे दिया, ठीक है। जो मेदिनी शाह था उसने कुछ देशद्रोह का काम किया था, इसलिए उसने इसको देश निकाला दे दिया। नेक्स्ट है सुलेमान जो सिको है उसके साथ मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हरदास और श्यामदास जो है वो गढ़वाल आए थे। तो क्यों माना गया यहाँ पर कि भाई जिसके टाइम से जो है चित्रकला की शुरुआत हुई, क्योंकि जब वो सुलेमान सिको दिल्ली से आया तो वो अपने साथ दो बंदे भी लेके आया, और उनका नाम था हरदास और श्यामदास सॉरी। तो ये क्या थे, चित्रकला में माहिर थे, और यहीं से जो है वो मुगल चित्रकारी एक तरह से गढ़वाल चित्रकारी के साथ मिक्स हो गई,
और मिक्स होने के बाद एक नई इस प्रकार की शैली का जन्म हुआ। ठीक है, जो हरदास है उसका जो बेटा हुआ हीरा लाल हुआ, फिर जिसने क्या किया, गढ़वाल चित्रकला को जो है उसकी शुरुआत की, और हीरा लाल का बेटा मंगत राम, और मंगल राम का जो बेटा हुआ वो हुआ फाइनली मौला राम। तो जो मौला राम है उसका बेटा अजब राम गढ़वाली चित्र शैली के चित्रकार, इन सब में जो है मौला राम जो है वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। तो आप जानते हैं कि मौला राम का नाम गढ़वाली चित्रकारी में जो है वो सबसे प्रमुखता से लिया जाता है जब भी इतिहास में नाम की बात आती है। फिर नेक्स्ट है कि गौल जो मौला राम है उसका जन्म 1743 के अंदर जो है श्रीनगर में ही पैदा हुआ था, क्योंकि भाई उसके बाद जो है जब हरदास और श्यामदास आए तो उसके बाद इनकी पीढ़ियां समझ लो गढ़वाल के अंदर ही बस गई, और इस तरीके से यहीं पे इन्होंने अपना काम धंधा पकड़ लिया। ठीक है, तो जो इसके जो जन्म हुआ वो 1743 में श्रीनगर के अंदर हुआ। इसका जो असली नाम था वो था मौला राम तोमर। ठीक है ना, मौला राम तोमर। और इसके जो वंशज हैं हरदास श्यामदास, ये मूलतः हिमाचल के कांगड़ा जिले से आए थे। तो जो मौला राम है उसके गुरु थे राम सिंह। ठीक है, और मौला राम ने अंत में क्या है ये अनमत पंथ चलाया। हाँ, ये एक प्रकार का पंथ था वो चलाया इसने। चलते हैं, इतना काफ़ी है, इसके अंदर बहुत है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है फतेहपति शाह। 1664 से 1716 तक राज किया। तो फतेहपति जो शाह था या फतेह शाह कह लीजिए, इसके समय में जो ज्ञानचंद और उद्योग चंद है उसके नेतृत्व में चंद जो आक्रमण है वो गढ़वाल पर हुए। लेकिन जो इसी के डर से जो है ये काफ़ी डर गया था, और इसने क्या किया, श्रीनगर छोड़ दिया, और श्रीनगर छोड़ के ये भाग गया देवप्रयाग। ठीक है ना, तो ये राजधानी छोड़कर भाग गया था। लेकिन साहित्य की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका काल माना जाता है। इसकी जो राज संरक्षिका थी वो थी महारानी कटौची, तो इनका नाम याद रखना है आपने। और ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे फतेह शाह जो है उसका घोड़े पर बैठा एक चित्र भी मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि घोड़े पर बैठा हुआ चित्र किसका मिला है, तो वह है फतेह शाह। जो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश है उसने गुरु गोविंद सिंह को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। सिरमौर यानी कि हिमाचल प्रदेश जो बॉर्डर है उत्तराखंड से लगा हुआ, तो वहाँ के राजा ने क्या किया, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनको आमंत्रित किया अपने राज्य में कि वो आए, और गढ़वाल और सिरमौर की सीमा पर स्थित जो पोंटा साहिब है उसको गुरु गोविंद सिंह को दान में दे दिया था, जिससे कि गढ़वाल की सीमाएं जो है वो खतरे में आ गई, क्योंकि अब वो उनका भी अटैक होने लग गया था सिखों का। इसीलिए जो गढ़वाल के राजा फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो है फाइनली भंगाणी का युद्ध हुआ 1689 में, और इसका उल्लेख जो है गुरु गोविंद सिंह के नाटक विचित्र नाटक के अंदर किया गया है। क्योंकि जब वो बॉर्डर पर आ गए तो उन्होंने भी जो है उत्तराखंड के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया, और फाइनली फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच भंगाणी का युद्ध हुआ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये कुछ कहानी बनती है। फिर है वृत्त कौमुदी मती राम राजा फतेह शाह को शिवाजी के समतुल्य बताएं। तो ये जो एक मतीराम की एक किताब है वृत्त कौमुदी, इसमें इन्होंने जो फतेहपति शाह है उसको शिवाजी के तुल्य बताया था। ओके, फिर जो फतेह शाह है दोस्तों, उसको रतन कवि ने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उदंडों को दंड देने वाला, इस प्रकार से नाम से बुलाया है। फतेह जो शाह है उसका काल साहित्य और कला की दृष्टि से, जो अभी मैंने बताया कि कला और साहित्य की दृष्टि से काफ़ी जो है वो उन्नत काल माना जाता है। तिब्बत के डाना जो मंदिर है उसमें आज भी फतेहपति शाह की जो है वो तलवार, बंदूक, कोट, टोपी आदि संरक्षित रखी गई है। ओके, और इसके दरबार में न केवल रतन कवि बल्कि उसके अलावा जो भूषण कवि, जटाधर, इस प्रकार के कवि जो है इसके दरबार में मौजूद थे। जो फतेहपति शाह है उसने गुरु राम राय को 3 गांव जो है दान में दिए। पहले थे खुड़बुड़ा, राजपुर और चमसारी गांव में दान में दिए। तो इसी के बाद जो है गुरु राम राय जी ने यहाँ देहरादून के अंदर, आपको पता है जहाँ ये झंडा मेला वगैरह लगता है, इस पूरे इलाके का निर्माण करवाया। फतेहपति जो शाह है उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, तो जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे उसी प्रकार के इसके दरबार के अंदर भी नवरत्न थे। फतेहपति जो शाह है उसकी जो है अष्टकोणीय जो है मुद्रा मिलती है, यानी 8 कोणों वाली एक प्रकार की मुद्रा मिलती है। ठीक है, तो रतन कवि जो है उन्होंने फतेह प्रकाश की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना, ये इसी के टाइम की है। राजा प्रदीप शाह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में रावल पद की नियुक्ति की थी। तो ये भी एक, क्योंकि इसको धर्म का रक्षक इसीलिए बोला जाता है कि इसने क्या किया, रावलों के जो नियुक्त जो केदारनाथ बद्रीनाथ के अंदर होते हैं मुख्य पुजारी, उनकी नियुक्ति भी इसी ने की थी, प्रदीप शाह। ठीक है ना, तो सॉरी ये अभी हमने इसके नीचे डिस्कस करना था, अभी बहुत सारे राजा छूट गए।
तो इसके बाद जो है वो है उपेंद्र शाह 1716 में दीपावली के दिन इसकी जो है मृत्यु हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात याद नहीं है। फिर 1716 से 1717 तक दिलीप शाह, फिर प्रदीप शाह जो है वो इंपॉर्टेंट राजा आ जाता है 1717 से 1772 के बीच में। तो इसके टाइम पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो है रोहिलों का अटैक। रोहिला जो थे उनका अटैक इसके टाइम पे चालू हो गया था। और इसने टाइम पे जो है जब रोहिलों का अटैक हो गया तो इसने पहले तो चंदों पर उन्होंने अटैक किया, और फिर जब ये गढ़वाल में भी आए तो इसने जो है रोहिलों को पैसा दिया, कुछ पैसा दिया और उसको वापस भेज दिया। तो इसीलिए जो है इसके टाइम पे जो है परमारों और चंदों के बीच में मित्रता की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो राजमाता है वो है कनक देवी। रोहिलों का आक्रमण इसके टाइम पे शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके जो मंत्री थे वो थे चंद्रमणि डंगवाल, जो कि श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है राजा जो प्रदीप शाह है, उनके बारे में और इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्ट हैं कि बद्रीनाथ में जो और केदारनाथ में जो मुख्य पुजारी होते हैं, रावल पद जो माना जाता है वहाँ पर, आपको पता है रावल का पद जो कि साउथ से नियुक्त किए जाते हैं, उनकी जो नियुक्ति का भी प्रचलन इसने शुरू करवाया था। उसके अलावा प्रदीप शाह जो है उसने सभा कवि मेधाकर शर्मा थे, इनकी सभा जो मतलब राज कवि कह सकते हैं उनको, उन्होंने जो है रामायण प्रदीप नाम की जो है रचना की थी। और इनकी जो मुद्रा है वो मोनासाई तिमसा। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो लकवा के कारण हुई थी, यानी कि पैरालिसिस के कारण हुई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम्स के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास नया राजा, वो है ललित शाह। 1772 से लेकर 1780 तक इन्होंने साम्राज्य इनका चला। इनके समय में जो है फ्रेंड्स सिखों का जो है वो आक्रमण चालू हो गया था। उसके अलावा जो है सिरमौर और कांगड़ा जो है इस पर इन्होंने कहीं जो है अटैक किए, लेकिन इन अभियानों के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, फिर जो है ललित जो शाह है उसने हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आमंत्रण, एक तरह से अटैक करने के लिए आमंत्रण किया। फिर जो है हर्षदेव जोशी की मदद से इसने क्या किया, कुमाऊं पर अटैक किया और मोहन चंद को पराजित किया। किसके युद्ध में? बगवाली पोखर के युद्ध में। तो ये 1789 के अंदर ये युद्ध हुआ था। ये इसका भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि बगवाली का पोखर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो वो आपके ललित शाह और मोहन चंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि उन्होंने इसको पराजित कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद ही जो है इन्होंने अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आती है वह है 1780 में जो है घाम यानी कि मलेरिया से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर हो जाते हैं ललित शाह के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं आगे फ्रेंड्स, वो है अगला राजा हमारा जयकृत शाह। तो जयकृत शाह को फ्रेंड्स एक अयोग्य शासक माना जाता है, क्योंकि इसके समय में जो है इसका जो अपने दरबारी थे उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था एक तरह से, और इसके समय में दरबारी षड्यंत्र काफ़ी तेज हो गए थे। ये इसके समकालीन जो है वो कुमाऊं का राजा है वो प्रद्युमन चंद है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्रद्युमन शाह किसके नाम से, प्रद्युमन चंद के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, और ये उसी का अपना भाई है। गढ़वाल पर जो है वो सिखों का जो है आक्रमण हुआ, और राखी कर की शुरुआत यहाँ पर सिखों ने की थी। ठीक है, फिर जो है इसने मौलाराम को 60 गांव जो है वो दान में दिए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 1785 में जयकृत शाह के समय जोशियाणी जो है वो कांड होता है, जिसमें हर्षदेव जोशी ने देवलगढ़ और श्रीनगर पर आक्रमण किया, और जयकृत जो शाह है उसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो जयकृत शाह जो है वो इस अटैक के अंदर जो है वो मारा जाता है। तो फाइनली जो है इस कांड के होने के बाद जो जयकृत शाह की जो पत्नी है वो देवप्रयाग में सती हो गई थी। तो इसीलिए इस कहा जा सकता है कि इस समय पर जो है वो गढ़वाल के अंदर सती प्रथा चरम पर थी, है ना, यानी प्रचलन में थी कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो प्रद्युमन जो शाह जो कि कुमाऊं की गद्दी पर है, उसने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और उसने कुमाऊं छोड़ दिया और वहाँ से वापस गढ़वाल आ गया। गढ़वाल की कुमाऊं की गद्दी छोड़कर वापस गढ़वाल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बात की यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट जो राजा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, वो है प्रद्युमन शाह। 1786 से लेकर 1804 तक इन्होंने शासन किया था। तो इनके समय में जो ये हैं ये ललित शाह के पुत्र थे प्रद्युमन शाह, और ये जयकृत शाह का अपना भाई था। ओके, जयकृत शाह की जो मृत्यु हुई उसके बाद जो है इसने हर्षदेव को अल्मोड़ा का जो है वो शासन सौंप दिया। इसने बोला कि
भाई तो अल्मोड़ा जो है वो तुम संभालो और हम निकलते हैं। 1786 में जो है वो श्रीनगर की जो है गद्दी पर ये वापस बैठ गया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वापस जो है ये श्रीनगर गद्दी में कब बैठा, तो 1786 के अंदर। ठीक है, अब जो है गढ़वाल और कुमाऊं जो है दोनों जगहों पर शासन करने वाला ये एकमात्र शासक जो है वो प्रद्युमन शाह था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों पर शासन किया प्रद्युमन शाह ने। 1790 में कुमाऊं में जो है वो गोरखा शासन शुरू हो गया था। तो आप सब जानते हैं कि कुमाऊं में जो है वो गोरखों का अटैक हुआ और उन्होंने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया, और अंतिम जो शासक था महेंद्र महेंद्र चंद, उसको हरा के गोरखा शासन की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद जो है 1791 में जो हर्षदेव जोशी है उसके कहने पर, क्योंकि हर्षदेव जोशी जो है वो नेपाल भाग गया और उसने जो है गोरखाओं को एक तरह से गढ़वाल पर भी जो है वो हमला कराया गोरखाओं की सहायता से। तो उसके बाद जो 1791 में चीन और तिब्बत ने नेपाल जो है उस पर हमला कर दिया, उधर से चीन और तिब्बत का हमला हो गया। इस कारण से जो है नेपाल के जो राजा रण बहादुर शाह है उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया, और इसीलिए जो है 1791 में गढ़वाल पर जो आक्रमण करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। ठीक है ना, तो ये जो कई बार सवाल आता है कि किस प्रकार जब उन्होंने कुमाऊं के अंदर जो है वो गोरखाओं ने विजय प्राप्त की, तो गढ़वाल पर वो उस समय विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको वहां के राजा ने वापस बुला दिया, क्योंकि उन पर खुद ही जो है वो तिब्बत की साइड से अटैक हो चुका था। ठीक है, फिर जो 1795 है उसके अंदर गढ़वाल के अंदर भीषण एक अकाल पड़ा। इसे इक्यावनी बावनी जो अकाल के नाम से याद किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इक्यावनी बावनी क्या होता है, यह एक भीषण अकाल है जो 1795 के अंदर गढ़वाल के अंदर पड़ा था। फिर फ्रेंड्स 1803 8 सितंबर 1803 में संपूर्ण जो गढ़वाल है उसमें जो है 7 दिन तक लगातार बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई और भूकंप के जो है झटके महसूस हुए, और भूकंप आया एक तरह से जिसने कि गढ़वाल को तबाह कर दिया। ये सदी का सबसे बड़ा भूकंप था। इसने जो है अजय पाल के द्वारा जो बनाया गया राजमहल था वो भी टूट गया। तो अजय पाल का बनाया हुआ राजमहल इसी जो है वो भूकंप के अंदर वो टूटा था 1803 के भूकंप के अंदर। ठीक है, और इस भूकंप से जो है वो गढ़वाल की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। इसी की जो है फायदा उठाते हुए जो है वो क्या किया, गोरखों ने तुरंत गढ़वाल पर अटैक कर दिया, और इस समय जो है गढ़वाल पर शासन कर रहे कौन, प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह ने गोरखों का सामना किया, लेकिन वो इतना काबिल नहीं था, क्योंकि भूकंप से जो है वो वैसे जो है वो उसके कई सैनिक मारे जा चुके थे, जनता भी जो है वो त्रस्त थी। तो इसीलिए जो है वो लड़ने के काबिल नहीं था, और वो श्रीनगर छोड़कर कहाँ चला गया, सहारनपुर चला गया। फाइनली जो है देहरादून के कुड़बुड़ा में जो है इसके और गोरखों के बीच युद्ध हुआ, और 14 मई 1804 के अंदर जो है प्रद्युमन शाह गोरखों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से ये दूसरा जो काल है एक तरह से समाप्त हो गया। तो यहाँ के बाद आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जो गढ़वाल के अंदर गोरखा शासन स्थापित रहा कई साल तक, और उसके बाद फाइनली जो है वो समाप्त हुआ कब, जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है सुदर्शन शाह के समय में 1815 में। ठीक है, तो तीसरा जो काल है वो किस प्रकार से शुरू होता है अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की तो फ्रेंड्स जो प्रद्युमन शाह जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी जो मृत्यु के बाद भी जो है उसका जो पुत्र होता है सुदर्शन शाह, वो लगातार जो है वो अपने स्वतंत्रता के प्रयास जो है वो जारी रखता है, और इसी के लिए जो है वो अंग्रेजों से मदद मांगता है एक प्रकार की। तो अंग्रेज जो जनरल था उस टाइम पर हेस्टिंग्स, उसने जो है वो मदद देने के लिए स्वीकार हो जाता है, और वो क्या करता है अपनी सेना को भेजता है किसके लिए, नेपाल के विरुद्ध या गोरखों के विरुद्ध। तो इनकी हेस्टिंग्स के नेतृत्व में जब यहाँ पे सेना आती है तो 1815 में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और जिसमें गोरखों को एक तरह से अंग्रेज खदेड़ देते हैं यहाँ से, और इस प्रकार से उत्तराखंड जो है वो गोरखों से मुक्त हो जाता है। अब जो है जब गोरखे वापस चले गए तो सुदर्शन शाह से अंग्रेजों ने बोला कि युद्ध के हर जाने के रूप में जो पैसा उनको देना था वो दीजिए, लेकिन सुदर्शन शाह के पास तो पैसा नहीं होता है, तो वो कहाँ से पैसा देगा, इसलिए परिणाम स्वरूप उसे क्या देना पड़ता है, अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा जिसमें कि आपके श्रीनगर का और देहरादून का कुछ क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है उसे अंग्रेजों को देना पड़ता है, जिस कारण से वो अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, श्रीनगर से टिहरी जो है स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये इतना कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो फाइनली जो है स्थापना हुई इसकी 28 दिसंबर 1815, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। राजा के रूप में फाइनली जो है मान्यता मिली अंग्रेज प्रशासन से 8 मार्च 1820 को।
पहला जो भूमि बंदोबस्त है वो इसी के टाइम पे हुआ था, सुदर्शन शाह के टाइम पे 1923 के अंदर। जो रवाई परगना है वो टिहरी के अंदर जो है वो शामिल किया गया 1824 में। पुराना जो दरबार है उसका निर्माण किया गया 1848 में। 1829 में पॉलिटिकल एजेंसी का गठन और 1842 के अंदर पॉलिटिकल एजेंसी का कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर विलय किया गया। फिर जो है और जो है अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो चित्रकार जो सुदर्शन शाह के दरबार में आए थे उनका नाम है चेतू और माणकू। तो इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। चेतू और माणकू किसके दरबार में थे? तो सुदर्शन शाह के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। उसके अलावा जो जौनसार में मोड़ मेला है जिसके अंदर वो आपका मछली वगैरह मारते हैं नदी के किनारे, कौन सी नदी है? अलगाड़ नदी के किनारे। तो वो भी जो है यहाँ पर जो है शुरुआत हुई थी, इन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत की थी। सुदर्शन शाह ने पौनी टूटी, पाना बिसाऊ और मिलसार आदि जो है ये इस प्रकार के जो हैं वो कर लगाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा है वो है भवानी शाह, जो कि 1859 से 1871 जो है इसका शासन चला था। ये दोस्तों सुदर्शन शाह का पुत्र था, लेकिन जो राजमाता इसकी राजमाता खणिति, वहाँ पर राजमाता थी खणिति, उसके साथ इसके जो संबंध रिलेशंस जो अच्छे नहीं थे। जो खणिति है उससे कूटनीति ने से इसको हटाने की कोशिश की थी और अपने को इसने क्या किया, अपने ही भाई को, जो उनका भाई था राजमाता का, उसका नाम था शेर सिंह, उसको इसने शासक बना दिया। लेकिन फिर इसने क्या किया, अंग्रेजों से हेल्प ली और अंग्रेजों की सहायता से वापस से गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1861 में जो है रेमजे जो है उसने 12 आना बीसी जो भूमि व्यवस्था जो है वो लागू की थी। तो वो इसी के समय की बात है, 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त। ठीक है, लैंड सेटलमेंट। नेक्स्ट है देवप्रयाग में इसने संस्कृत जो पाठशाला है उसकी स्थापना भी की थी। तो ये था फ्रेंड्स भवानी शाह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राजा है वो है प्रताप शाह। 1871 से लेकर 1886 के बीच में इसने शासन किया था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रताप शाह हैं उनको एक शिक्षाविद माना जाता है, काफ़ी प्रगतिशील थे। इन्होंने जो है वो टिहरी में जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी और इनके समय में प्रताप जो जूनियर हाई स्कूल है उसकी स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट घटना है। जो प्रताप शाह है उसका जो राज्य अभिषेक है वो भिलंगना नदी के पास हुआ था। ठीक है, तो टिहरी के अंदर जो भिलंगना नदी है वहाँ पर इनके पास हुआ था। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है टिहरी के अंदर इन्होंने की थी। पहला जो अंग्रेजी स्कूल है उसकी स्थापना यहाँ इन्होंने की थी। जूला जो पैमाइश नामक जो भूमि बंदोबस्त है वो इन्होंने टिहरी के अंदर किया था 1873 के अंदर। उसके अलावा प्रताप जो जूनियर हाई स्कूल है उसकी स्थापना इन्होंने वहाँ पे की थी। उसके अलावा टिहरी में इन्होंने एक पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसकी स्थापना की थी। और महारानी जो गुलेरिया है उसके कहने पर टिहरी में इन्होंने खैण, पाला, बिसाहा आदि जो प्रथाएं हैं उनका अंत किया था। तो ये अलग अलग प्रकार की कुरीतियाँ थी जिनका इन्होंने अंत किया था महारानी गुलेरिया के कहने पर। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर जो मोटर मार्ग है, यानी कि जो हमारी गाड़ी के लिए जो बनता था मोटर मार्ग, उस टाइम तो गाड़ियां नाम मात्र की चलती रही होंगी, लेकिन फिर भी मोटर मार्ग जो बना था वो इन्होंने ही बनाया था। और पहला जो खैराती दवाखाना है वो भी टिहरी के अंदर इन्होंने स्थापित किया था, जहाँ पर काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती थी। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रताप जो शाह है उसने टिहरी को 22 पट्टियों के अंदर विभाजित किया था। तो टिहरी के अंदर आप सुनते होंगे कई बार कि हम इस पट्टी से हैं, उस पट्टी से हैं। तो जो ये पट्टी वाला जो सिस्टम टिहरी के अंदर है ये 22 पट्टियों में विभाजित भी इसी ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो यमुनोत्री मंदिर है उसकी भी नींव रखी थी। और ढांढक जो विद्रोह हुआ था मजदूरों से संबंधित था। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आता कि ढांढक विद्रोह किससे संबंधित था, तो ये मजदूरों से रिलेटेड था, ये इन्हीं के समय में हुआ था। उसके साथ साथ जो प्रताप नगर है उसकी स्थापना 1877 के अंदर जो है इन्होंने की थी और वहाँ पर जो है ये महल भी है, आपको पता है, राजा का। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स प्रताप शाह। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो राजा है वो है कीर्ति शाह। 1887 से लेकर 1913 के बीच में इन्होंने राज किया। और ये भी जब इन्होंने राज्यारोहण इनका हुआ था तो ये कैसे थे, ये अल्पवयस्क थे, यानी कि ये थोड़ा छोटे थे। तो इस कारण से इनकी भी जो है वो राजमाता थी वो कौन थी, गुलेरिया थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनके जो है इन्होंने जो राजमाता गुलेरिया थी उन्होंने इनके लिए जो है 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कौन कौन से, पंडित शिवदत्त डंगवाल, विश्वेश्वर दत्त सकलानी और केवल राम रतूड़ी इसके सदस्य था।
उसके अलावा तारादत्त जो गैरोला थे वो इनके सलाहकार हुआ करते थे महारानी गुलेरिया के, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो फ्रेंड्स 1901 में जो है टिहरी का पहला जो समाचार पत्र है रियासत टिहरी गढ़वाल, इस दरबार गजट का जो प्रकाशन है वो प्रताप शाह द्वारा निर्मित प्रताप प्रिंटिंग प्रेस में किया गया था, ठीक है। तो ये इसी के समय पर हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शारदा भवन पुस्तकालय 1916 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है हिंदी जो टाइपराइटर है उसका जो विकास है वो इसके समय में कीर्ति शाह के समय हुआ। उसके अलावा जो टिहरी है उसमें 1897 के अंदर घंटाघर जो है टिहरी का उसका निर्माण कीर्ति शाह ने किया था। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके अलावा जो कीर्ति नगर है उसकी स्थापना जो है वो कीर्ति शाह ने की थी। टिहरी के अंदर जो पहला जो मदरसा है वो कीर्ति शाह ने स्थापित किया था। उसके अंदर अलावा जो टिहरी में PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये उसकी स्थापना की थी। और जब ये ब्रिटेन गए थे तो जो ब्रिटिश सरकार है उसने इनको 11 तोपों की सलामी दी थी 1900 सन 1900 के अंदर। और उसके अलावा अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको और विभिन्न जो उपाधियां वो दी गई थी, जैसे कि नाइट कमांडर और सर की उपाधि भी इनको 1898 के अंदर दी गई थी। 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। उसके अलावा इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की 1909 के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है काम वो कीर्ति शाह के द्वारा करवाए गए थे। टिहरी में जो है इन्होंने एक महिला अस्पताल जच्चा बच्चा जो केंद्र है उसकी स्थापना की थी। उसके अलावा CSI जो है उसकी स्थापना 1898 के अंदर की। 1902 में जो है जो राम तीर्थ हैं, स्वामी राम तीर्थ थे जो, उनका आगमन टिहरी में हुआ, ठीक है। तो कीर्ति शाह ने जो राम तीर्थ को अपने आर्थिक सहायता देकर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान भेजा था। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो स्वामी राम तीर्थ है वो किसके समय में जो है वो टिहरी आए थे, तो वो कीर्ति शाह के समय में आए थे, जिनको विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान भेजा था किसने, कीर्ति शाह ने। तो इसीलिए जो है आप देखते हैं कि जो टिहरी के अंदर जो झील है उसका नाम स्वामी राम तीर्थ सागर इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जो टिहरी में जज कोठी, लाल कोठी, शीश महल, इन सब का निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा करवाया गया था। और बैंक ऑफ गढ़वाल जो है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। तो इस तरीके से जो है काफ़ी बड़े रिफॉर्मर ये माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा है फ्रेंड्स, और लास्ट सेकंड कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए 1913 से 1946 तक जो है पूरा ये राज कर रहे हैं। इसके बाद मात्र एक ही राजा आते हैं और फाइनली फिर देश आज़ाद हो जाता है। तो ये हमारे अंतिम लास्ट सेकंड राजा हैं नरेंद्र शाह, और इनकी जो संरक्षिका थी वो थी राजमाता नेपालिया। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी, राजमाता नेपालिया, ठीक है। 1921 में इन्होंने क्या किए थे, पहली बार जो है इनके टाइम पे जो जनगणना हुई थी टिहरी के अंदर। और फ्रेंड्स साथ के साथ 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर जो शहर है उसकी स्थापना की थी। नरेंद्र नगर में जो किला है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और ये जो प्रताप नगर जो पहले जो है हाई स्कूल था उसको इन्होंने क्या किया, फिर इंटर कॉलेज जो है उसमें बदल दिया था। तो ये भी इनके एक इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। उसके अलावा जो हरिकृष्ण रतोड़ी हैं उन्होंने इनके टाइम पर नरेंद्र हिंदू लॉ जो है उसकी रचना की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा जो टिहरी जो है उसमें हाई कोर्ट की स्थापना 1938 के अंदर हुई, इनके समय में हुई। टिहरी राज्य प्रजा मंडल जो है उसकी स्थापना किसने की थी, सुरदेव सुमन ने की थी। तो वो 1939 23 जनवरी 1939 को देहरादून के अंदर की, लेकिन समय किसका था, इन्हीं का समय था, नरेंद्र शाह का। उसके अलावा जो है टिहरी में जो कन्या पाठशाला है, गर्ल्स स्कूल है, उसकी स्थापना की गई। फिर है उसके अलावा डोटी जो पैमाइश की जो व्यवस्था थी वो 1916 के अंदर इनके शासन के अंदर की गई थी। उसके अलावा इन्होंने एक एग्रीकल्चर बैंक है उसकी स्थापना की, जहाँ पर किसानों को विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं दी जाती थी। उसके अलावा जो है नरेंद्र जो शाह है उनके द्वारा बिस्सू जो मेला है वो उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और राज्य प्रतिनिधि सभा का गठन 1923 के अंदर किया गया था। आप देखते हैं कि इनके टाइम पे जो है सिरदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जो सिरदेव सुमन है उनके नाम की जो लाइब्रेरी है सिरदेव सुमन लाइब्रेरी 1923 के अंदर इन्होंने स्थापित की थी। इन्हीं के समय दोस्तों जो है 29 मई 1930 को जो है वो तिलाड़ी नामक कांड होता है, जहाँ पर आप जानते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं उन पर गोलियां चला दी जाती है। जो जनरल होता है चक्रधर जुयाल के द्वारा, जिसको उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो है हमारे नरेंद्र शाह हुए, और अंतिम राजा जो है वो हैं मानवेंद्र शाह 1946 से लेकर 1949 तक, जो यानी कि जब आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत में जो है इसका विलय एक तरह से हुआ। तो परमार वंश का अंतिम शासक थे, और इनके समय में जो है प्रजामंडल जो आंदोलन था वो और ज़्यादा तेज हो चुका था, ठीक है ना। तो और हर कोई यहाँ पर जो है वो अब आंदोलन काफ़ी उग्र रूप ले चुका था, और यहाँ पर जो है मानवेंद्र शाह जो है उसने घोषणा कर दी थी कि 1948 में वो क्या करेंगे, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। लेकिन उसके बाद ही जो है 1 अगस्त 1939 को, चूँकि देसी रियासतें हैं उनका विलय हो रहा था, तो उसी के क्रम में जो है इनका जो राज्य है उसका विलय भी भारत सरकार के अंदर कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश का 50वां जिला ये बना दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी जो माता थी उनका नाम था इंदुमती। उसके बाद जो है इनका राज्याभिषेक 5 अक्टूबर जो है 1946 के अंदर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सकलाना नाम का विद्रोह जो है वो हुआ था, कीर्तिनगर जो है कांड, जिसमें कई जो है हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए, तो वो 12 जनवरी 1948 को इनके समय में हुआ था। उसके अलावा टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम 28 अप्रैल 1947 के अंदर जो है यहाँ पर हुआ था। प्रजा हित में जो है वो करणी सभा 27 जनवरी 1948 को यहाँ पर बनी थी। फिर अंतरिम जो सरकार है उसका गठन फरवरी 1948 में, मैंने बताया ना, इन्होंने जो है वो अंतरिम सरकार या एक उत्तरदायी जो सरकार है उसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो है वो, क्योंकि सभी जो है देसी रियासतों का विलय हो रहा था, तो उसी क्रम में इनका भी विलय हुआ। राजशाही और प्रजामंडल के बीच में जो है फाइनली समझौता हुआ 29 अगस्त 1946 के बीच में। और जो टिहरी है उसका जो भारत संघ में विलय हुआ फाइनली 1 अगस्त 1939 को, जो 50वां जिला बना उत्तर प्रदेश का। तो ये है हमारा कुल मिला के मानवेंद्र शाह का शासनकाल। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो ये भी पूछा जाता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना क्यों हुई थी, तो ये इसलिए हुई थी कि वो टिहरी के अंदर जो है एक उत्तरदायी शासन की स्थापना चाहते थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा का पूरा परमार वंश या पंवार वंश। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल या काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आप लोग जितनी भी चीज़ें आपने आज हमने डिस्कस की वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, और उनसे कुछ ना कुछ आपको एग्जाम के अंदर देखने को अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।